भाषा मानव जीवन की सबसे विशिष्ट और अनिवार्य उपलब्धि है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा को समझने के लिए उसके अभिलक्षणों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं अभिलक्षणों के माध्यम से भाषा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है। अभिलक्षण का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या विषय के वे विशेष गुण या लक्षण जिनसे उसकी पहचान होती है और वह दूसरों से भिन्न दिखाई देता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा विज्ञान के शिखर पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भाषा विज्ञान में भाषा के अभिलक्षण दिए हैं। वे अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। उनके आधार पर हम भाषा के प्रमुख अभिलक्षणों का अध्ययन करेंगे। भाषा के अभिलक्षणों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है। वे बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहला है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा का सबसे प्राथमिक अभिलक्षण या रूप ध्वनि है। मनुष्य अपने मुख अवयवों से जो ध्वनियां निकालता है वे भाषा का आधार बनती है। ये ध्वनियां किसी वस्तु या भाव के लिए प्रतीक का कार्य करती है। जैसे जब हम क, म, ल ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियां एक विशेष फूल का प्रतीक बन जाती है। लिपि अर्थात लिखना तो इन ध्वनियों का बाद का रूप है। अभिलक्षण का दूसरा बिंदु इस प्रकार है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा का जन्म समाज में होता है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले में भाषा का सृजन नहीं कर सकता। भाषा का अस्तित्व समाज के कारण है। डॉक्टर तिवारी के अनुसार भाषा एक सामाजिक संस्था है। यह समाज के सदस्यों के बीच संपर्क तंतु का काम करती है। जैसे एक व्यक्ति को जंगल में अकेला रख दिया जाए, वह वहां बचपन से अकेला ही पले, वह कोई भाषा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे सामाजिक वातावरण नहीं मिला। वह केवल कुछ प्राकृतिक ध्वनियां निकाल सकेगा, क्योंकि भाषा समाज की सामूहिक चेतना की उपज है। अभिलक्षण का तीसरा बिंदु है, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यह भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। मनुष्य भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, लेकिन भाषा के साथ नहीं। जैसे एक भारतीय बच्चे को यदि बचपन से ही अमेरिका में पाला जाए तो वह हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी सीखेगा। इससे सिद्ध होता है कि भाषा पैतृक अर्थात जिन्स द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि परिवेश से अर्जित की जाती है। अभिलक्षण का चौथा बिंदु है,
यादृच्छिकता। डॉक्टर तिवारी ने यादृच्छिकता को भाषा का अनिवार्य गुण माना है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु और उस वस्तु को पुकारने वाली ध्वनि के बीच कोई तर्कसंगत या सीधा संबंध नहीं होता। यह केवल समाज द्वारा मान लिया गया अर्थात माना हुआ संबंध है। जैसे हम एक विशेष वस्तु को हिंदी में पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर और संस्कृत में जल। इस तरल पदार्थ का इन ध्वनियों से कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। यह केवल समाज द्वारा स्वेच्छा से मान लिया गया एक प्रतीक है। अभिलक्षण का 5वां बिंदु है भाषा एक व्यवस्था है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि भाषा कोई अव्यवस्थित ध्वनियों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित ढांचा है। इसमें वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनने के निश्चित नियम होते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि हिंदी में हम कहते हैं राम फल खाता है। यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित क्रम है। यदि हम कहें खाता फल राम है तो यह व्याकरणिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा और अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अभिलक्षण का 6वां बिंदु है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता भाषा का दोष नहीं बल्कि उसका गुण है, क्योंकि जो भाषा बदलती नहीं वह मृत हो जाती है। जैसे लैटिन या कुछ हद तक संस्कृत। अतः भाषा का स्वरूप निरंतर विकासशील है, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढालता रहता है। समय, स्थान और प्रयोग के आधार पर भाषा का रूप बदलता रहता है। जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अंततः आज की आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली आदि का जन्म हुआ। कबीरदास ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत है कुपजल, भाषा बहता नीर। अभिलक्षण का 7वां बिंदु है सार्थकता। डॉक्टर तिवारी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली हर ध्वनि भाषा नहीं है। भाषा वही है जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक ध्वनियां जैसे छींकना, खांसना या खर्राटे लेना भाषा के अंतर्गत नहीं आती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम कहते हैं चाय वाय में चाय तो सार्थक है, लेकिन वाय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह मुख्य भाषा का अंग नहीं मानी जाती। अभिलक्षण का 8वां बिंदु है भाषा की संरचना द्वैतता। मानव भाषा 2 स्तरों पर संगठित होती है। एक स्तर पर हमारे पास निरर्थक ध्वनियां जैसे क, म, ल होती है और दूसरे स्तर पर इन ध्वनियों को मिलाकर सार्थक शब्द जैसे कमल बनाए जाते हैं। यह गुण पशुओं की ध्वनियों में नहीं पाया जाता।
अभिलक्षण का अगला बिंदु है मुख निःसृत। डॉक्टर तिवारी ने भाषा को मनुष्य तक सीमित रखा है। उनके अनुसार भाषा वही है जो मनुष्य के कंठ, तालु, जिह्वा आदि वाग्यंत्र से उत्पन्न हो। पशु पक्षियों की बोलियां या मशीनी आवाजें भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है। जैसे तोते द्वारा रटा हुआ वाक्य बोलना भाषा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई विवेकपूर्ण व्याकरणिक व्यवस्था नहीं होती। अभिलक्षण का अगला बिंदु है प्रयत्न लाघव। डॉक्टर तिवारी का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है और वह कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है। इसे मुख सुख भी कहते हैं। इसी कारण भाषा में परिवर्तन आते हैं, जैसे उपाध्याय से ओझा, अभ्यंतर से भीतर और सत्य से सच हो जाना। ये प्रयत्न लाघव के ही उदाहरण है। अगला बिंदु है विश्लेषण योग्यता। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभिलक्षण है। डॉक्टर तिवारी कहते हैं कि भाषा वह है जिसके छोटे छोटे टुकड़े अर्थात इकाइयां की जा सके और उनका अध्ययन किया जा सके। जैसे एक वाक्य है लड़का जा रहा है को हम शब्दों में और फिर वर्णों में तोड़ सकते हैं। पशुओं की आवाजों का ऐसा विश्लेषण संभव नहीं है। अगला बिंदु है सृजनात्मकता या उत्पादकता। भाषा में परिमित ध्वनियां और नियम होते हैं, लेकिन उनसे अनंत वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। मनुष्य हर रोज ऐसे नए वाक्य बोलता है या सुनता है जो उसने पहले कभी नहीं सुने होते। यह क्षमता भाषा को जीवंत बनाती है। अभिलक्षण का अगला बिंदु है विस्थापन। पशु केवल वर्तमान और सम्मुख परिस्थितियों के बारे में ही संकेत दे सकते हैं। इसके विपरीत मानव भाषा विस्थापन की क्षमता रखती है। हम उस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं जो हमारे सामने नहीं है, जो बीत चुका है या आने वाला है। जैसे हम देखी हुई फिल्म, दूर देश के कोई राजा या किसी काल्पनिक स्वर्ग की बात कर सकते हैं। यह गुण केवल मानव भाषा में है। अभिलक्षण का अगला बिंदु है अनुकरणशीलता। मनुष्य भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है और उन्हीं की ध्वनियों की नकल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आसपास से वह भाषा पर या उसने जो सुनी है उसके अभ्यास से वह भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अभिलक्षण का अगला बिंदु है मानकता। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण और मानक स्वरूप होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड स्वरूप कहते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। बिना नियमों के भाषा अराजक हो जाएगी और लोग एक दूसरे की बात
नहीं समझ पाएंगे। अभिलक्षण का अगला बिंदु है सांस्कृतिक प्रेषणीयता। भाषा केवल सूचना नहीं देती, बल्कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है। हमारे मुहावरे, लोकोक्तियां और साहित्य हमारी संस्कृति को संजोए रखते हैं। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा के अभिलक्षणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भाषा सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। पहले मानव केवल संकेतों का प्रयोग करता था, फिर ध्वनियां आई और फिर लिपि का विकास हुआ। आज भाषा इतनी सामर्थ्यवान है कि वह विज्ञान के जटिल सिद्धांतों से लेकर कविता की सूक्ष्म भावनाओं तक को व्यक्त कर सकती है। हालांकि भाषा की अपनी सीमाएं भी है। कई बार हमारी भावनाएं इतनी तीव्र होती है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, जिसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। फिर भी भाषा के बिना मानव सभ्यता की कल्पना करना असंभव है। भाषा के अभिलक्षण यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और सृजनात्मक व्यवस्था है। ध्वन्यात्मकता, सामाजिकता, परिवर्तनशीलता, नियमबद्धता और भावात्मकता जैसे गुण भाषा को विशिष्ट बनाते हैं। ये अभिलक्षण इसे संसार के अन्य संचार माध्यमों से श्रेष्ठ और विशिष्ट बनाते हैं।